हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जितने भी सबसे पहले इस मैप को देखते हैं हम, जितने भी हमें ब्लू स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें जो पहले कृषक और पशुपालक थे उनके एविडेंस मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे खेती शुरू करी हो, यहाँ पे इन्होंने इन्होंने इस टाइप से धीरे धीरे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया हो। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे उन लोगों कृषक बने थे, फार्मर्स बने थे, और कैसे उन्होंने एक जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। ये देखिए बुरझों, मेहरगढ़, चिरांद, ये जितने भी ब्लू स्क्वायर्स हैं उन्हें ध्यान से देखिए, सारे के सारे वो एविडेंस हमें दिखाते हैं। इसमें हमारे कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो कि इंडिया से बाहर है, पर ये सारे के सारे पहले इंडिया का ही पार्ट था, इसलिए हम इसको इधर पढ़ते हैं। और सब कॉन्टिनेंट का भी पार्ट है। सब कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी था। ये उपमहाद्वीप कौन कौन से देशों को मिलाकर बोलते हैं हम। ब्लू स्क्वायर्स आर साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। नीले वर्ग उस जगहों को दर्शाते हैं जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने की साक्ष्य मिले हैं। To find out whether these sites were settlements of farmers or herders, scientists study evidence of plants and animal bones. क्या होता है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में है या नहीं है, यहाँ लोगों ने खेती वेती शुरू करी थी या नहीं करी थी, लोगों ने पालतू बनाया था या नहीं बनाया था, वो हमें पता चलता है। जैसे जो पौधे होते हैं, जंगली पौधे, और जो उन्होंने उगाए थे पौधे, धीरे धीरे उनमें बदलाव आए, तो उन बदलाव से पता चलता है कि जंगली पौधा तो वैसे का वैसे ही रह गया, लेकिन जो उन्होंने उगाया था वो अलग होता चला गया। तो इसके हमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिलता है ज़मीन के नीचे। अब जैसे मान लो कि ये गेहूं के बीज है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़े हल्के से जले हुए या फिर ऐसे ही पड़े रह गए, किसी बर्तन के अंदर पड़े रह गए। अब इसकी वो उसमें मिट्टी 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 आती रही। अब इन लोगों ने जब खुदाई शुरू करी तो क्या हुआ, इस मिट्टी के इनके अंदर से इन्हें ऐसे गेहूं के दाने या कुछ ना कुछ हो सकता है इस टाइप का, जो चीज़ गल ना पाई हो, बची रह गई हो, और जानवरों की हड्डियाँ, ये सब चीज़ें उन्हें पड़ी हुई मिल गई ज़मीन के नीचे से। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया कि लोगों ने धीरे धीरे पौधे उगाने शुरू करे और धीरे धीरे कैसे जानवरों को पालतू बनाया। One of the most exciting finds includes remains of the burnt grain. This may have been burnt accidentally or on purpose. इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। हो सकता है कि उन लोगों ने अनाज जो है पका कर खाना शुरू कर दिया हो। आग की तो खोज उन्होंने कर ली थी, तो हो सकता है उन्होंने वो पकाकर खाने शुरू कर दिए हों। और जब पका के खाने शुरू कर दिए थे तो हो सकता है कि वो उन्हें कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं जैसे, तो वो वहीं दब गए हो मिट्टी में। या फिर हो सकता है वो गलती से आग में गिर गए हों, वो दाने वो बचा रहे होंगे, कहीं ना से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो वो गलती से गिर गए हों। तो ये अभी तक समझ ही नहीं पाए कि उस टाइम तक लोगों ने अनाज जो है पकाकर खाना शुरू कर दिया था या नहीं। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. वैज्ञानिक अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं, और इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थीं। वो अनाज के दानों के जैसे जले हुए बच गए, तो वैसे हो सकता है और भी बच गए हों।
और वो बच गए होंगे तो उन्हें वो पड़े हुए मिल गए, ऐसे उन्हें हड्डियाँ भी पड़ी हुई मिल गई जानवरों की। तो इससे क्या हुआ कि उनको वैज्ञानिक जो होते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इस काम में निपुण होते हैं, जिनको अच्छी तरह से आता है ये काम करना, वो लोग उसको पता लगा लेते हैं कि कितने साल पुराना है, क्या है, वो सब कुछ इसके बारे में पता लगा लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, उस टाइम के लोगों ने, पुराने लोगों ने पौधे उगाने शुरू कर दिए थे और जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और हो सकता है कि वो अनाज भूनकर या पकाकर खाने लग गए हों। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहीं कहीं पर उन्होंने झोपड़ियों के भी निशान मिले हैं। मतलब हो सकता है कि उन्होंने झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी हों, उन्होंने ऐसा लगा है कि वहाँ पे झोपड़ियाँ बनी हैं, या फिर उन्होंने घर बनाए हैं, 2 मंजिला घर, 1 मंजिला घर, ये हो उस टाइप का पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें पड़ी हुई मिली है मिट्टी के अंदर से। बुरजोम इन अ प्रेजेंट डे कश्मीर, देखो इधर मैप में देखो, बुरजोम हमारा कहाँ है, ये यहाँ, कश्मीर भी हमारा यहीं है। तो बुर्ज होम जो है कश्मीर के अंदर है। वहाँ पे लोग कहाँ रहते थे? गर्तावास में। गर्तावास क्या होता है? जो लोग एक गड्ढा बना लेते हैं ज़मीन के अंदर, ही ज़मीन है यहाँ पे, उसके अंदर गड्ढा बना लेते हैं, फिर उसके अंदर जाके रहते हैं। इससे उन्हें हो सकता है ठंड से राहत मिलती होगी। कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है, हो सकता ठंड से उन्हें राहत मिलती होगी। तो इसको बचने के लिए वो लोग पिट बोलते हैं इंग्लिश में, हम इसे पिट के अंदर रहते हैं, या फिर गर्तावास हिंदी में। और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये देखिए ये वाली इमेज हमारी, देखो यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है, यहीं से खाना पकाने का धुआं बाहर जा रहा है और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। और देखो ये नहीं, यहाँ पे हमारी ज़मीन तो इसके ऊपर है ना, पेड़ पौधे ऊपर से अलग से दिखाई दे रहे हैं। देखो और फोटोज़ हैं, ऐसे मिले हैं हमें गर्तावास। इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी थी उन लोगों ने। ये रे बुर्ज होम पिट हाउस, बुर्ज होम गर्तावास। और इसमें क्या है, इसके अंदर भी यहाँ पे आग जलाने की जगह मिली है इन्हें, और बाहर भी। हो सकता है जैसे ठंड होती हो तो अंदर जलाते हों, और गर्मी होती हो तो बाहर खाना पकाते हों, हो सकता है ऐसा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoor or outdoor. पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। वही है जो भी मैंने आपको बताया है कि गर्मी होती होगी तो हो सकता है बाहर खाना पकाते हो, ठंड होती होगी तो इसी गर्तावास में अंदर खाना पकाते हो, ऐसे इधर ही अंदर अब खाना पकाते हो। ठीक है, ऐसे हमें गड्ढे गड्ढे मिला, उसके रहने के अंदर प्रॉपर जगह मिली है। देखो ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है, सिर्फ सीढ़ी बाहर निकल रही हो, छोटा सा छेद है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they call Neolithic. बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से ऐसे हैं जो पुरापाषाण उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युगीन का माना गया है। ये रहे हमारे कुछ नवपाषाण युगीन के औजार। ठीक है, इनको इनका जैसे हमने पढ़ा था पैलेलिथिक और मीसोलिथिक के बारे में। पैलेलिथिक के बड़े बड़े औजार थे, मीसोलिथिक के थोड़े छोटे हो गए। अब इन दोनों से डिफरेंट एक और तरीके के औजार मिले गए, तो इसको हमने नियोलिथिक का औजार माना गया। और इनमें से कुछ औजार जो है पत्थरों के बनते थे और कुछ किसके बनते थे, हड्डियों के, जानवरों की जो टाइट वाली कैड़ी वाली हड्डियाँ होती थी ना, ताकि वो फेंके मारे कुछ भी करे तो उनके औजार खराब ना हो। और इनका क्या था कि इसमें ना कुछ पॉलिश वॉलिश भी करा के रखने लग गए थे वो, ताकि वो उनकी जो नोकें हैं, ये देखो ये नोकें ना खराब ना हो, इस पर इसलिए कुछ पॉलिश भी चढ़ाने लग गए थे। दिस इंक्लूड्स टूल दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड ग्रेन। इसमें वह औजार भी
हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चलाई जाती थी। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फॉर अदर प्लांट प्रोड्यूस। औखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों की अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। इस टाइप के आपने भी अपने घर में देखा होगा या पुरानी पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा कि इस टाइम में लोग जो है अनाज कूट रहे हैं, मसाले कूट रहे हैं। ये थोड़ा साइज़ में बड़ा दिखाते थे ऐसे, उसमें इतना लंबा लंबा सा डंडा सा होता था। पुरानी पिक्चरों में भी आप देखोगे ना थोड़ा सा, तो उसमें भी ऐसे मसाले कूट रहे हैं, उसके अंदर कच्ची कच्ची हल्दियाँ या फिर वो लाल मिर्च जो कूटने लग जाते हैं या फिर कुछ भी होता था जैसे, तो इसमें वो कूटते थे। लेकिन वो पुराने टाइम पे तो इतना बड़ा नहीं होता था, वो इतने छोटे होते थे, वो इतने छोटे होते थे। इसकी एक और इमेज देखते हैं, ये देखो ऐसे छोटे छोटे होते थे। धीरे 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 इसको टाइम के साथ बड़ा करते गए। तो ये सोचो, ये हमारा जो ये मूसल का जो प्रयोग होता है, औखली और मूसल, मोर्टार्स एंड पेस्टल का, वो कितने पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है ना। ये उन लोगों ने शुरू किया था मसाले कूटने के लिए। हो सकता है अपने अनाज भी कूटते हो, वो गेहूं को पीसते हों इसके अंदर से, ताकि उसका आटा नहीं मिल जाए, चावल का आटा बन जाए, और उसका खाते हैं हम बाजरे का, इन सब का आटा मिल जाए, मक्का का आटा। तो हो सकता है वो उससे पीसते हो इन सब चीज़ों को। मोर्टार्स एंड पेस्टल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। आज हजारों साल बाद भी औखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है ना। मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें मसाले पीसते थे और हम लोग गेहूँ वेहूँ भी पीस लेते थे। वैसे गेहूँ के लिए चक्की भी चलती है जो ऐसे गोल 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 चलती है, जिसको बोलते हैं कि जेल में जाएगा तो चक्की पीसेगा, है ना। इस टाइप से उसमें गेहूँ गेहूँ बीच में डालते थे, और दो पत्थर होते हैं आपस में, ऐसे दो पत्थर होते हैं, वो उन दोनों को सर रगड़ रगड़ के यहाँ से आटा गिरता रहता है ना। ऐसा हम बोलते हैं ना कि जेल, अब तो जेल में जाके आटा चक्की पीसेगा, मजाक में एक दूसरे को छेड़ते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। दिस वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। अब क्या है कि इस टाइम पे कुछ कुछ बर्तन मिले हैं जिसमें सामान रखा जाता था या फिर उसमें खाना भी पकाया जाता था। और वो बर्तन कैसे थे, थोड़े थोड़े घड़े के आकार के थे। ये देखिए, ये है हमारे अर्थन यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये इनमें पॉलिश भी की जाती थी। देखो, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको क्या बोलते थे। जो कलर को काला रंग बोलते, काले रंग से इनको सजा देते थे। ये देखो, ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं जो पीले गए हैं। अब इसमें वो रखते थे, अनाज रखने लग गए। जैसे अपना सूखा अनाज हो गया, इनका गेहूँ चावल, ये सब लोग इनमें भर भर के रखने लग गए। या हो सकता है इसमें पकाने के बाद रखते हों, या फिर जैसे कि पकने, हमें आग के लिए भी तो एक बर्तन चाहिए ना, जिसके नीचे हम जैसे अब कुकर वगैरह यूज़ करते हैं, कढ़ाई यूज़ करते हैं, तो पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था। तो इसी को ही वो इसमें यहाँ पे इसी की आग के ऊपर रखकर उसके अंदर अनाज वगैरह डाल के, सब्जी डालकर पका लेते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे आहार अब रोज का महत्व बढ़ गया उनका खाने का। अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे ये जैसे अनाज। क्योंकि अब क्या हो गया, वो पहले कच्चे खाते थे, टेस्ट कम आता था, उन्होंने पका के खाने शुरू कर दिए, तो उसमें और अलग टेस्ट है। लेकिन अब ऐसे बर्तन में पकाने में जब वो देर तक पकेंगे तो वो अंदर तक गल जाएंगे, तो उनको वो खाने का उसका टेस्ट बढ़ गया, तो वो रोज ये चीज़ें खाने लग गए। इसके साथ साथ वो मीट वगैरह भी खाते थे, पर ये भी खाने लग गए उन्होंने। और फिर क्या शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया कपड़े बुनना। क्योंकि उन्हें पहनने कपड़े ऐसे ठंड में रहते थे बिना कपड़ों के, तो उन्होंने जानवरों की खाल उतार के पहनते थे, लेकिन उसको भी सीलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे कॉटन के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जो हम कपड़े आजकल पहनते हैं, उसको उगाने के लिए इन्हें कॉटन का यूज़ करना पड़ा, कपास, जिसे हम हिंदी में कपास बोलते हैं। तो एक कपास के पौधे भी उगाने लग गए। वो ऐसा पौधा होता है, उसमें बीच में ना फूल होता है, उसके फूल के बीचों बीच छोटी छोटी सी ना ऐसी रुइयाँ होती हैं, गंदी रुई होती है। फिर उसको साफ करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका सूत बनाते हैं। तो उस कपास का फिर उन्होंने पौधा उगाने लग गए। अब ये हो सकता है कि ऐसा चीज़ें उन्होंने, जैसे पूरा का पूरा इंडिया है,
है ना, ये पूरा इंडिया है हमारा। हो सकता है कि ये कुछ ही जगह पे शुरू हुआ हो, कि यहाँ मान लो यहाँ शुरू हुआ हो और यहाँ पे ये लोग खेती करनी शुरू कर दी हो, यहाँ पे इन लोगों ने कपास उगाना शुरू कर दिया हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक साथ पूरे इंडिया में शुरू हुआ था, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर लेकिन ये पक्का था कि वहाँ अभी भी लोग, मतलब उस टाइम पे भी लोग कपड़े पहनने का, उगाने के लिए, जैसे कपास उगाने लगे, कपड़े पहनने, उसके बुन बुन के कपड़े पहनने लग गए, खाना पकाने लगे। लेकिन इसके साथ साथ भी वो शिकार भी करते थे और मांस भी खाते थे, मच्छी भी खाते थे। और क्या करते थे, उन्होंने भोजन को इकट्ठा करने का काम करते रहे। ठीक है ना, उन्होंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे कुछ और मौसम था, यहाँ पे कुछ और मौसम, तो उस मौसम के अनुसार वो बदलते रहे अपनी अपनी जैसे रोज की चीज़ों को धीरे धीरे वो बदलते रहे। ऐसा ये नहीं रहा कि नहीं हम तो ऐसे ही कपड़ों में घूमेंगे, जानवरों की खाली पहनेंगे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो आया होगा ना, तभी तो उन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं यार, ये कॉटन उगी हुई देखी होगी या देखा होगा, हाँ इसे तो कपड़े सिल के हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, सर्द गर्मियों में अभी इनके कपड़े सिल के पहन सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे धीरे धीरे कभी कहीं आया होगा। हो सकता है कि यहाँ आया हो, यहाँ आया हो, ये हमें ये नहीं पता कि कहाँ आया होगा एकदम सबसे पहले। पर धीरे धीरे वो बदलाव आए और हम देखो आज किससे अलग अलग टाइप के कपड़े पहन लेते हैं। ऊन के स्वेटर पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। पूरे भारत में अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है ना। They began weaving cloth using different kinds of material. For example, cotton that could now be grown. इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए। कपास ही क्यों? क्योंकि कपास जो पौधा है ना, उससे हमें रुई मिलती है, और रुई मतलब एक कॉटन टाइप का से एक चीज़ मिलती है। उसको साफ करके वो लोग फिर उसे बुनते हैं, बुन के इकट्ठा करते हैं, उससे हमारा क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। ठीक है। सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे, और एक जो एल्सवियर में फ्रांस के बारे में दिया गया था, अन्यत्र के बारे में, वो पढ़ेंगे, क्योंकि हम टर्की के बारे में न्यूलिथिक वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस ये 2 टॉपिक आपके रह गए इस चैप्टर में, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।